रसोइयों की प्रजाति। शिखर पर पहुंचने की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी आग को घरेलू बनाना था। कुछ मानव प्रजातियों ने कोई 800,000 साल पहले आग का कभी कभार इस्तेमाल किया हो सकता है। 300,000 साल पहले तक आते आते होमो इरेक्ट्स, नियंडरथल और होमो सेपियंस के पूर्वज नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करने लगे थे। मनुष्यों के पास अब रोशनी और गर्माहट का भरोसेमंद संसाधन और शिकारी शेरों के खिलाफ एक घातक हथियार था। हो सकता है कि इसके बाद जल्दी ही मनुष्यों ने जानबूझकर अपने पड़ोस को जलाना शुरू कर दिया हो। एक सावधानीपूर्वक नियंत्रित आग दुर्गम उजाड़ झुरमुटों को आखेटों से भरे उत्कृष्ट चरागाहों में बदल सकती थी। साथ ही जैसी ही आग बुझती होगी, वैसे ही प्रखर पुक के उभमी धुआं उगलने अवशेषों में समेटने में समय से गुजरते हुए अधजले जानवरों, फुलझड़ी और कंदमूलों को समेटने में समय से गुजरते हुए होंगे। लेकिन आग में जो सबसे अच्छा काम किया वह था पकाना। गेहूं, चावल और आलू जैसी भोजन की जिन वस्तुओं को मनुष्य इनके कुदरती रूपों में पचा नहीं पाते हैं, वे पकाने जाने की वजह से हमारे मुख्य खाद्य पदार्थ बन गए। आग ने न केवल भोजन के रसायन को बदल दिया, बल्कि उसने गोंदकी की भी बदल दिया। पकाने की क्रिया उन कीटाणुओं और परजीवियों को मार देती थी जो भोजन में फैलकर उसे दूषित कर देते थे। फलों, फुलझड़ियों, कीड़ों और मृत जानवरों के मांस के पक जाने से मनुष्यों को इन चीज़ों के चबाने और पचाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। जहाँ शिंपांजी को कच्चे भोजन को चबाने में हर दिन 5 घंटे लगता है, वहीं पका हुआ अन्न खाने के लिए लोगों को 1 घंटा पर्याप्त होता है। पकाने की क्रिया के आगमन ने मनुष्यों को अनेक तरह के भोजनों को खाने की क्रिया में कम समय लगाने और छोटे दांतों तथा छोटी आंतों से काम चलाने में सक्षम बनाया। कुछ अध्येताओं का मानना है कि पकाने की क्रिया के आगमन, मनुष्य की अंतड़ियों के मार्ग के छोटे होने और मानव मस्तिष्क के विकास के बीच सीधा संबंध है। चून की लंबी आंतें और विशाल मस्तिष्क दोनों ही बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपभोग करते हैं, इसलिए दोनों का होना मुश्किल में डालता है। पकाने की क्रिया ने आंतों को छोटा करके और उनकी ऊर्जा खपत को घटाकर नियंडरथल और सेपियंस के लिए विशाल मस्तिष्क का रास्ता खोल दिया। आग ने मनुष्य और दूसरे प्राणियों के बीच पहली महत्वपूर्ण खाई भी पैदा की। लगभग सभी प्राणियों की शक्ति उनकी कायाओं पर निर्भर करती है, उनकी मांसपेशियों की ताकत, उनके दांतों के आकार और उनके पंखों की चौड़ाई पर। वे हवाओं और जल प्रवाही का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इन कुदरती बलों को नियंत्रित नहीं कर सकते और वे इनकी भौतिक बनावट के सामने हमेशा लाचार होते हैं। उदाहरण के लिए गिद्ध जमीन से उठते ऊष्म हवा के स्तंभों थर्मल कॉलम्स को पहचान लेते हैं, अपने विशाल पंख फैलाते हैं और गर्म हवा को गुंजाइश देते हैं कि वह उन्हें ऊपर की ओर खींच ले, लेकिन गिद्ध इन स्तंभों की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते और उनकी अधिकतम क्षमता पूरी तरह से उनके पंखों के विस्तार के अनुपात में होती है। जब मनुष्य ने आग को घरेलू बना लिया, तो उन्होंने एक आशानुरूप और संभाव्य रूप से असीम बल पर काबू पा लिया। गिद्धों से भिन्न, मनुष्य ये तय कर सकते थे कि उन्हें कब और कहाँ एक लपट पैदा करनी है और वे कितने ही कामों के लिए आग का उपयोग कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग का शक्ति मानव शरीर के रूप, संरचना या सामर्थ्य से सीमित नहीं थी। एक अकेली औरत चकमक या आग की तीली से कुछ ही पलों में समूचे जंगल को जलाकर राख कर सकती थी। आग का घरेलू होना आने वाली चीजों का एक संकेत था। हमारे बंधुओं के रखवाले। आग के फायदों के बावजूद 150,000 साल पहले तक मनुष्य हाशिए के प्राणी ही थे। वे भेड़ियों को डराकर भगा सकते थे, ठंडी रातों के दौरान खुद को गर्म रख सकते थे और कभी कभी जंगलों को आग लगा सकते थे। लेकिन सारी प्रजातियों को एक साथ रखकर देखा जाए तो वे इंडोनेशियाई द्वीप समूह और इबेरियाई प्रायद्वीप के बीच रहे लाखों मनुष्यों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे पारिस्थितिकीय राडार पर एक झोंपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं थे। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस मंच पर प्रकट हो चुकी थी, लेकिन अब तक वह अफ्रीका के एक कोने में अपने काम में लगी थी। हम ठीक नहीं जानते कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले प्राणी मनुष्य की आरंभिक किस्में कहाँ और कब विकसित हुई, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि 150,000 वर्ष पहले तक समय आते आते पूर्वी अफ्रीका उन सेपियंस से आबाद हो चुका था जो हमारी तरह दिखते थे। अगर उनमें से कोई आधुनिक मुद्दर में मिल जाए तो स्थानीय पैथोलॉजिस्ट को उसमें कोई अनूठी चीज दिखाई नहीं देगी। आग की कृपा से उनके दांत और जबड़े उनके पूर्वजों के मुकाबले छोटे थे, जबकि उनके मस्तिष्क विशाल थे, हमारे मस्तिष्क के बराबर आकार के। वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत हैं कि लगभग 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका के सेपियंस अरब प्रायद्वीप में फैल गए थे और वहां से वे बहुत तेजी से समूचे यूरेशियाई भूभाग में फैल गए। जब होमो सेपियंस अरब पहुंचे
तब यूरेशिया के ज्यादातर हिस्से में दूसरे मनुष्य पहले से ही बस चुके थे। उनका क्या हुआ, इस बारे में दो परस्पर विरोधी अनुमान हैं। संकरण सिद्धांत इंटरब्रीडिंग थ्योरी आकर्षण, काम, सेक्स और घुलने मिलने की कहानी कहता है, जैसे ही अफ्रीका से आए लोग दुनिया में फैले, उन्होंने दूसरी मनुष्य आबादियों के साथ मिलकर प्रजनन किया और आज के लोग इसी संकरण का नतीजा हैं। उदाहरण के लिए सेपियंस जब मध्य पूर्व और यूरोप पहुंचे तो उनका सामना निएंडरथल्स से हुआ। वे मनुष्य सेपियंस के मुकाबले ज्यादा मांसल थे, उनके मस्तिष्क बड़े थे और वे बेहतर ढंग से ठंडी जलवायु के अभ्यस्त थे। वे औजारों और आग का इस्तेमाल करते थे। वे अच्छे शिकारी थे और समझा जाता है कि अपने बीमारों और अशक्त लोगों की देखभाल किया करते थे। पुरातत्वविदों ने उन निएंडरथल्स की हड्डियों की खोज निकाली है जो वर्षों गंभीर शारीरिक अपंगता के साथ रह रहे थे। इस बात का साक्ष्य है कि उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखभाल की। व्यंग्य चित्रों में निएंडरथल का चित्रण अस्तर आधारमरूपी पशुवत और मूर्ख कंदरवासी लोग के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही के साक्ष्यों ने उनकी छवि को बदला है। संकरण सिद्धांत इंटरब्रीडिंग थियरी। संकरण सिद्धांत के मुताबिक जब सेपियंस निएंडरथल्स के क्षेत्रों में फैल गए तो सेपियंस ने उनके साथ भी प्रजनन किया जब तक कि दोनों आबादियां एक दूसरे में विलीन नहीं हो गईं। अगर ऐसा है तो आज के यूरेशियाई विशुद्ध सेपियंस नहीं हैं, वे सेपियंस और निएंडरथल्स के मिश्रण हैं। इसी तरह जब सेपियंस पूर्वी एशिया पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय इरेक्ट्स के साथ प्रजनन किया। इस तरह चीनी और कोरियाई लोग सेपियंस तथा इरेक्ट्स का मिश्रण हैं। प्रतिस्थापन सिद्धांत रिप्लेसमेंट थियरी। इससे विपरीत दृष्टिकोण, जिसे प्रतिस्थापन सिद्धांत रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जाता है, एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहता है, असामंजस्य, विकर्षण और शायद जातिसंहार तक की कहानी। इस अनुमान के अनुसार सेपियंस और दूसरे मनुष्यों की शरीर रचनाएं भिन्न थीं और पूरी संभावना है कि इनके सहवास करने के ढंग और शरीर की गंधें तक अलग थीं। एक दूसरे में उनकी कामपरक दिलदिलचस्पियां बहुत कम रही होंगी, और अगर एक निएंडरथल्स रोमियो और एक सेपियंस जूलियट के बीच इश्क हो भी जाता तो वे प्रजननशील बच्चों को पैदा नहीं कर सकते थे। दोनों आबादियों को अगलने वाली आनुवंशिक जेनेटिक खाई को पाटा नहीं जा सकता था। दोनों आबादियां पूरी तरह से पृथक बनी रहीं और जब निएंडरथल्स मर गए या मार दिए गए तो उनके जीन भी उन्हीं के साथ मर गए। इस दृष्टिकोण के मुताबिक सेपियंस ने तमाम पिछली मानवीय आबादियों में घुले और उनकी जगह ले ली, और आज के तमाम मनुष्यों का उद्गम पूरी तरह से 70,000 साल पहले के पूर्वी अफ्रीका में देखा जा सकता है। हम सब विशुद्ध सेपियंस हैं। निष्कर्ष की ओर इस बहस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। विकासवादी परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से 70,000 साल पहले एक अफ्रीकी छोटा अंतर है। अगर प्रतिस्थापन सिद्धांत सही है तो सारे जीवित मनुष्यों का आनुवंशिक असबाब मोटे तौर पर एक समान है और उनके बीच के परस्परक भेद नगण्य ठहरते हैं। लेकिन अगर संकरण सिद्धांत सही है तो अफ्रीकियों, यूरोपीय लोगों और एशियाइयों के बीच आनुवंशिक भेद हजारों साल पुराने हो सकते हैं। यह एक राजनीतिक डायनामाइट है जो विस्फोटक नस्लपरक सिद्धांतों के लिए सामग्री उपलब्ध करा सकता है। हाल के दशकों में प्रतिस्थापन सिद्धांत इस क्षेत्र में एक आम समझ रही है। इसके पास अपेक्षाकृत सुदृढ़ पुरातात्विक आधार था और यह राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा उचित था। आधुनिक मानव आबादियों के बीच महत्वपूर्ण आनुवंशिक विविधताओं का दावा करके नस्लवाद के हनुमती के पिटारे को खोलने की वैज्ञानिकों की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन 2010 में ये समझ समाप्त हो गई जब निएंडरथल्स के जीन समूह का नक्शा तैयार करने के 4 साल लंबे उद्यम के परिणाम प्रकाशित हुए। जेनेटिक विशेषज्ञों ने निएंडरथल्स के इतने पर्याप्त सुरक्षित डीएनए ने एकत्र करने में सक्षम थे कि वे उनकी और समकालीन मनुष्यों के डीएनए की विस्तृत तुलना कर सकते थे। इन नतीजों ने वैज्ञानिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया। पता चला कि मध्य पूर्व और यूरोप की आधुनिक आबादियों के विशिष्ट यूनिक मानवीय डीएनए का 1.4% निएंडरथल्स का डीएनए है। ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। दूसरा झटका 6 महीनों बाद लगा जब डेनिसोवा से मिली जीवाश्मीकृत अंगुलियों से निकाले गए डीएनए का नक्शा तैयार किया गया। नतीजे ने साबित किया कि आधुनिक मेलानेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के विशिष्ट मानवीय डीएनए का 6% डेनिसोवियाई डीएनए है। नक्शा 1, होमो सेपियंस की विश्व विजय। अगर ये नतीजे प्रामाणिक हैं और इस बात को दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है कि और भी शोध अभी जारी है और वे इन निष्कर्षों को पुष्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं, तो संकरण सिद्धांत का कहना कम से कम कुछ हद तक सही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रतिस्थापन सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। चूंकि निएंडरथल्स और डेनिसोवंस ने हमारे आज के जीन समूह में थोड़े से डीएनए का योगदान किया है, इसलिए सेपियंस और दूसरी मनुष्य प्रजातियों के बीच विलन
की बात करना असंभव है। यद्यपि इनके बीच के भेद इतने पर्याप्त भेद नहीं थे कि वे जननक्षम संभोग को रोके, लेकिन वे इस तरह के संपर्कों को बहुत विरल बनाने के लिए काफी थे। निष्कर्ष की ओर, तब फिर हमें सेपियंस, नियंदरथल्स और डेनिसोवंस की जैविक संबद्धता को किस तरह समझना चाहिए? स्पष्ट है कि वे घोड़ों या बंदरों की तरह पूरी तरह से भिन्न प्रजाति नहीं थे। दूसरी ओर, वे बुलडॉग और स्पेनियल की तरह एक ही प्रजाति के विभिन्न लोग भी नहीं थे। जैविक वास्तविकता स्याह और सफेद नहीं होती, वहाँ महत्वपूर्ण अपरिभाषित इलाके भी होते हैं। एक उभयनिष्ठ पूर्वज से विकसित घोड़ों और गधों की तरह की हर दो प्रजातियां किसी समय में एक ही प्रजाति की दो आबादियां थीं, जैसे बुलडॉग और स्पेनियल। कोई ऐसा मुकाम निश्चय ही रहा होगा जब दो आबादियां एक दूसरे से पहले ही पूरी तरह भिन्न रही होंगी, लेकिन जो कभी कभार संसर्ग करने और संतानें उत्पन्न करने में सक्षम रही होंगी। इसके बाद एक और उत्परिवर्तन ने इस आखिरी संयोजक सूत्र को काट दिया और वे विकास के अलग अलग रास्तों पर चले गए। लगता है कि लगभग 50,000 साल पहले सेपियंस, नियंदरथल्स और डेनिसोवंस उस सीमा रेखा पर थे। वे लगभग पूरी तरह से अलग अलग प्रजातियां थे। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सेपियंस पहले ही नियंदरथल्स और डेनिसोवंस से बहुत भिन्न थे, सिर्फ अपने आनुवांशिक कोड और शारीरिक लक्षणों के मामले में ही नहीं, बल्कि अपनी संज्ञानात्मक और सामाजिक योग्यताओं के मामले में भी। फिर भी लगता है कि सेपियंस और नियंदरथल्स के लिए तब भी कभी कभार जननक्षम संतानें पैदा करना संभव रहा होगा। इसलिए आबादी घुल मिल नहीं गई, लेकिन नियंदरथल के कुछ सौभाग्यशाली जीन्स को सेपियंस एक्सप्रेस में सवारी करने को मौका मिल गया था। यह विचलित करने वाली और शायद रोमांचक बात है कि हम सेपियंस ने एक समय में एक भिन्न प्रजाति के प्राणी के साथ संसर्ग किया हो सकता है और दोनों ने मिलकर संतानें उत्पन्न की हो सकती हैं। विलन या विनाश। लेकिन अगर नियंदरथल्स, डेनिसोवंस और अन्य मनुष्य प्रजातियां सेपियंस में विलीन नहीं हुई, तो फिर वे गायब क्यों हो गईं? जरा सेपियंस समूह के बाल्कन में पहुंचने की कल्पना कीजिए, जहां नियंदरथल्स सैकड़ों हजार सालों से रह रहे थे। इन नवागंतुकों ने उन हिरणों का शिकार करना और वे बीज, नट्स और बेरीज बटोरना शुरू कर दिया, जो नियंदरथल्स की पारंपरिक भोजन सामग्री थे। सेपियंस बेहतर टेक्नोलॉजी और श्रेष्ठ सामाजिक दक्षताओं के कारण शिकार और संग्रह करने के मामले में ज्यादा कुशल थे। उनके मुकाबले कम चतुर नियंदरथल्स को अपना पोषण करना उत्तरोत्तर मुश्किल होता गया। आबादी कमजोर होती गई और वे धीरे धीरे मरते गए, शायद एक दो सदस्यों को छोड़कर जो अपने सेपियंस पड़ोसियों में शामिल हो गए। एक और संभावना यह है कि संसाधनों को हासिल करने की होड़ भड़क कर हिंसा और जाति संहार में बदल गई हो। सहिष्णुता सेपियंस की विशेषता नहीं है। आधुनिक युगों में चमड़ी का रंग, बोली या धर्म का छोटा सा भेद सेपियंस के एक समूह को दूसरे समूह के विनाश के लिए भड़काने काफी रहा है। प्राचीन सेपियंस एक नितांत भिन्न मनुष्य प्रजाति के प्रति अधिक सहिष्णु रहे होंगे। पूरी संभावना है कि जब सेपियंस की मुठभेड़ नियंदरथल्स से हुई होगी, तो उसका नतीजा इतिहास के पहले और सबसे महत्वपूर्ण जाति संहार के रूप में सामने आया होगा। अगर वे जीवित रहते तो ये सब जिस किसी भी तरह हुआ हो, लेकिन नियंदरथल्स और अन्य मनुष्य प्रजातियां इतिहास की एक सबसे बड़ी अक्ल पेश करती है। कल्पना कीजिए कि यदि नियंदरथल्स या डेनिसोवंस होमो सेपियंस के साथ साथ जीवित बने रहे होते, तो हालात में क्या शक्ली होती। इस दुनिया में किसकी संस्कृतियां, समाज और राजनीतिक संरचनाएं प्रकट हुई होती, जिसमें एक साथ अनेक मनुष्य प्रजातियों का सहअस्तित्व रहा होता। उदाहरण के लिए धार्मिक आस्थाएं किस रूप में सामने आई होती। क्या जेनेसिस की पोथी ने ये घोषणा की होती कि नियंदरथल्स आदम और ईव के वंशज हैं? क्या ईसा डेनिसोवंस के पापों की खातिर मरे होते? और क्या कुरान ने जिस किसी भी प्रजाति के तमाम नेक इंसानों के जन्नत में जगह सुरक्षित की होती? क्या नियंदरथल्स रोमन सेना में या शाही चीन की विशाल नौकरशाही में अपनी सेवाएं दे सके होते? क्या अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के सारे सदस्य जन्मजात रूप से बराबरी का कायम किया होता? क्या कार्ल मार्क्स ने तमाम प्रजातियों के कामगारों के एकजुट होने का आह्वान किया होता? पिछले 10,000 सालों से होमो सेपियंस एकमात्र मानव प्रजाति होने का इस कदर अभ्यस्त हो गया है कि हमारे लिए किसी दूसरी संभावना की कल्पना करना मुश्किल हो चुका है। भाइयों और बहनों के हमारे अभाव के कारण हमें ये कल्पना करना आसान हो गया है कि हम सृष्टि के प्रतिमान हैं और एक बहुत बड़ी खाई है जो हमें शेष प्राणियों के साम्राज्य से अलग करती है। जब चार्ल्स डार्विन ने इस ओर इशारा किया कि होमो सेपियंस प्राणियों की महज एक और किस्म है, तो लोग बुरी तरह नाराज हो उठे थे। यहाँ तक कि बहुत से लोग आज भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होते। अगर नियंदरथल्स जीवित बने रहे होते, तो भी क्या हम अपने आप को अलग मानते? संभवतः ठीक इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने नियंदरथल्स को नेस्तनाबूद कर दिया होगा।
वे इतने सुपरिचित थे कि अनदेखा नहीं कर सकते थे, लेकिन इतने भिन्न थे कि सह नहीं सकते थे। सेपियंस दोषी रहे हों या न रहे हों, लेकिन जैसे ही वे एक नए ठिकाने पर पहुंचे, वैसे ही वहां की स्थानीय आबादी का लोप हो गया। होमो सोलोएंसिस का अंतिम अवशेष लगभग 50,000 साल पहले का है। होमो डेनिसोवा इसके तुरंत बाद लुप्त हो गए। नियंडरथल्स मोटे तौर पर 30,000 साल पहले चले गए। बोनेगुनाह अंतिम मानव फ्लोरोइस के द्वीप से लगभग 12,000 साल पहले गायब हुए। वे अपने पीछे कुछ अस्थियां, कुछ पत्थर के औजार, हमारे डीएनए में कुछ जीन और ढेर सारे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गए। वे हम होमो सेपियंस के पीछे अंतिम मानव प्रजाति को भी छोड़ गए। सेपियंस की कामयाबी का रहस्य क्या था? सेपियंस की कामयाबी का रहस्य क्या था? किस तरह हम इतने सारे दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से भिन्न स्थानों पर इतनी तेजी से अपने पैर जमा सके? हमने किस तरह दूसरी मानव प्रजातियों को गुमनामी में धकेल दिया? यहाँ तक कि मजबूत, अक्लमंद, ठंड के अभ्यस्त नियंडरथल्स भी हमारे हमलों को क्यों नहीं झेल सके? बहस जोरों से जारी है। सबसे संभावित जवाब स्वयं वह चीज है जो इस बहस को मुमकिन बनाती है। होमो सेपियंस ने सबसे ऊपर अपनी अनूठी भाषा की वजह से दुनिया पर विजय प्राप्त की है।